लोग खाना पानी भोजन के लिए तरस गए थे। सालों तक वहां पर इवैक्यूएशन होता रहा और आज भी उसके आसपास के इलाके में, हिरोशिमा में, लोगों में दिव्यांगता देखने को मिलती है। बड़ा सवाल यह भी है, गल्फ के न्यूक्लियर लीक से क्या भारत को खतरा है? ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने देख ली दर्शकों, लेकिन भारत के लिहाज से भी इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत से बहुत दूर नहीं है, बावजूद इसके हम सुरक्षित हैं। कैसे? ये ग्राफिक्स आपको बताने जा रहा है। भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। अगर वहां पर न्यूक्लियर लीकेज होता है मिडिल ईस्ट में, तो भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है, हम महफूज हैं। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, घबराने की बात नहीं है। न्यूक्लियर लीक को लेकर मैं जानकारी दे रहा हूं, भारत को प्रभाव कितना पड़ने वाला है। भारत और खाड़ी देशों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, यानी मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, तेहरान, अबू धाबी और ये तमाम जो जगह है, कुवैत, जॉर्डन, कतर, बहुत दूर है। रेडिएशन हवा में बहुत दूर तक जाते जाते कमजोर हो जाता है, यानी अगर मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैला तो भारत आते आते उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। सीधा और भारी असर भारत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? हवा। जी हां, अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम क्यों महफूज हैं, हम क्यों सुरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन। मिडिल ईस्ट से आने वाली हवाएं आमतौर पर सीधे भारत का रुख नहीं करती, भारत की तरफ नहीं बहती हैं। इसके अलावा एक और बफर है, एक नेचुरल रेसिस्टेंस भारत के पास है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। अरब सागर भी एक प्राकृतिक बफर की तरह काम करेगा, यानी अरब सागर का पानी भी बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें खतरा कम होगा। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पास रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि रेडिएशन कितना है, कहां पहुंचा है, हमें कितना खतरा है, तो हम वक्त रहते उससे लड़ने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत ने आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं भारत में, वो लगातार वो काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। किस तरह से गल्फ में न्यूक्लियर लीक हुआ तो भारत पर असर पड़ेगा कि नहीं? परमाणु सुरक्षा संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है, जिससे ये खतरा बहुत कम है कि भारत को नुकसान पहुंचेगा। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसके जरिए इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे नैरेटिव को समझने जानने की हम कोशिश करेंगे और वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगे। स्वागत कीजिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अल्पना गोयल जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। संजीव श्रीवास्तव जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीव सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अल्पना मैम, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपने स्ट्रेटेजिस्ट और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के पास जाऊं। ईरान की हालत यह है मैम कि करीब दर्जन भर न्यूक्लियर साइट्स थे जहां पर अमेरिका ने, इजराइल ने हमला किया। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वहां पर बहुत सारी साइट्स को डैमेज हुआ है, उनके बेसमेंट्स, उनकी बिल्डिंग, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम्स, जो सिविल प्रोग्राम्स है वहां पर भी डैमेज हुआ है। मेरा सवाल आपसे मैम ये है कि अगर वहां पर यूरेनियम है या उनके आइसोटोप्स हैं मैम वहां पर, और अगर वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो डैमेज अगर हुआ है तो क्या न्यूक्लियर लीक का खतरा है? अल्पना मैम। पहला तो मेरा सबको नमस्कार। और जैसे आपने बताया कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है, हाँ ये सच्चाई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है, पर अभी जो अटैक हुआ है वो नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जिस पे हुआ है वो रिसर्च फैसिलिटी है, और उसमें यूरेनियम है जो कि लॉन्ग लिव्ड आइसोमर होता है और ये अल्फा इमिटर होता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं है अनटिल अनलेस इसको इनहेल किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए या आपको दिया जाए, तब तक उसकी कोई मतलब इतना नुकसान होने की कुछ वो नहीं है। और ये बहुत, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये बात सच्चाई है, क्योंकि रेडिएशन पे जो है वो एलारा प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द डिस्टेंस, क्योंकि आपने बताया 3000 किलोमीटर दूर है हमसे गल्फ कंट्री, तो डिस्टेंस है, फिर धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है रेडिएशन का। और दूसरा तीसरा है कि आपने एक और अच्छी बात बताई कि पानी जो है वो उसको इफेक्ट को कम कर देगा, तो इंडिया को अभी एज सच कोई रेडिएशन के से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। और ईरान की जो फैसिलिटी पे अटैक हुआ है वो रिसर्च फैसिलिटी है, इट इज नॉट ए रिएक्टर पावर प्लांट। सो अभी जैसे आईएईए ने भी कंफर्म किया है कोई भी ऐसी रेडिएशन
नहीं स्प्रेड आउट हुई है। और अभी इन्वायरमेंटल में कोई ऐसा रेडिएशन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ईरान के उस पे अटैक होता है तो वो जरूर थोड़ा सा मतलब एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि बट उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत मतलब रोबस्ट है। वो क्योंकि वो VVER-1000 रिएक्टर है, जो कि डिफेंस इन डेप्थ पे बेस्ड है, और इट इज अ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इतना इजी नहीं है वो उसके ऊपर अटैक करके और उसके ऊपर से लीकेज, उसके अंदर से लीकेज होना, क्योंकि वो डबल वॉल कंटेनमेंट होता है उसमें। तो उसके अंदर से उसकी जो थिकनेस होती है वॉल की, वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर की थिकनेस की वॉल होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसमें मेरे ठीक है हिसाब से कि अभी कोई अल्पना ऐसे मैम, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं इससे कंसर्न का मैं। विषय है। जी जी अल्पना मैम, एक सवाल और मैं आपसे छोटा सा ले लूं। ब्रिगेडियर साहब इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। क्लस्टर बमों के जरिए मैम अमेरिका ने हमला किया है, तो जो क्लस्टर बम होते हैं मैम, उनकी डेप्थ वो 200, 250, 300 मीटर तक डैमेज करते हैं नीचे जाके। तो अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक से ज्यादा है मैम, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स उनके पास हाँ बहुत सारे हैं। तो जो अमेरिका ने डैमेज किया था B2 बॉम्बर के जरिए, उन्होंने जिन बमों का इस्तेमाल किया था मैम, वो बंकर बस्टम बम है, क्लस्टर बम से मैम बहुत अंदर तक नीचे तक जाकर वो डैमेज करते हैं। और अगर हाँ ऐसा होगा तो क्या आशंका आपको है कि अगर उनका जो बेस है, उनका 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 जो कोर है न्यूक्लियर प्लांट का, अगर वहां पर डैमेज हुआ है तो क्या रेडिएशन लीकेज होगा? नहीं, अभी तो जो जो जहां पे अटैक किया है वहां से कोई लीकेज नहीं है, ये कंफर्म भी किया है। अभी कोई ऐसा ऐसा कोई डर, ऐसा कुछ मतलब कंसर्न का विषय नहीं है प्रेजेंटली। ठीक है। हाँ, अगर उसकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पे जो पावर प्लांट है वो एक कंसर्न का विषय जरूर है, क्योंकि उस पे अगर अटैक होता है और जैसे आप बता रहे हैं कि जो काफी स्ट्रॉन्ग उससे अटैक होता है, तो वो एक कंसर्न का है। बट इट इज मतलब नॉट सो इजी ऑल्सो। राइट मैम, पॉइंट मतलब पॉइंट है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करना इतना मतलब इट्स नॉट वेरी मतलब जस्ट टू अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटी, राइट तो मैम, इट नीड ठीक मतलब ठीक फुल है। प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है मैम, प्लीज तो स्टे विथ उस मी मैम। केस में अगर हाँ, ऐसा होता है तो ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होंगे I'll आसपास come के। on that मैम, प्रिकॉशंस पे आऊंगा मैं। प्लीज स्टे विथ मी मैम। ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास हूं, उसके बाद मैं संजीव सर के पास जाऊंगा। सर अभी रिपोर्ट है जो ईरान से डिफेंस रिपोर्ट अमेरिका ने जारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। We can't hear We you. cannot hear you, Amit Singh, we cannot hear you. ब्रिगेडियर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you. हाँ दत्ता सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी जो न्यूक्लियर साइट है, वहां पर बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए। B2 बॉम्बर ने करीब 15 दिन लगातार वहां पर हमले किए हैं। और कुवैत ने एक अलर्ट जारी किया। सर कुवैत ने कहा है अपने घर वालों को, अपने सिविलियंस को, अपने आसपास के लोगों को कहा है भाई कि घरों में रहिए, खिड़की दरवाजे मत खोलिए, छतों पर मत जाइए। ये अलर्ट सिर्फ इसलिए नहीं आया सर कि आशंका है, इस अलर्ट के पीछे जो इंटेल्स मिल रहा है हम लोगों को, उसके हिसाब से वहां पर न्यूक्लियर लीकेज का खतरा है। और आईए की टीम तो वहां पहुंची भी नहीं है। आईएई के चीफ ये कह रहे हैं कि हम वहां मॉनिटर कर रहे हैं और हम ईरान के अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। टीम तो ग्राउंड जीरो पर पहुंची नहीं है, उन्हें कैसे पता कि न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अमेरिका तो कह रहा है कि हमने तमाम साइट्स को बर्बादी कर दिया है। दत्ता सर देखिए ऐसा है कि अमेरिका के जो दावे हैं वो मतलब दे आर अनक्लेम्ड। और जिस तरह से ट्रम्प साहब मशहूर है कि वो मतलब कोई भी वक्तव्य किसी भी तरह का दे सकते हैं,
और जिस तरह के क्लेम्स वो करते हैं उनमें आधी सच्चाई नहीं होती है। रही बात न्यूक्लियर संयंत्र की, देखिए अमेरिका ने जून 25 में भी हमले किए और उन्होंने क्लेम किया कि साहब हमने पूरा उनका जो जौहरी संयंत्र है सब बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी भी आपने देखिए उन्होंने कहा है कि साहब हमने नतान्ज और बाकी के जो संयंत्र थे उन पे हमला किया है। देखिए ईरान इस युद्ध की तैयारी कोई एक आध 2-4 साल से नहीं कर रहा है। ईरान इस युद्ध की तैयारी पिछले 30 या 35 वर्षों से कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपने जो मिसाइल जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको अगर 1-1 किलोमीटर 800-800 मीटर नीचे तक वो उनको बना सकता है या उनके ऊपर वो कंक्रीट की लेयर डाल सकता है, तो क्या वो न्यूक्लियर अपने असेट्स हैं उनको शो विंडो में रखेगा? कतई नहीं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि अगर जो अमेरिका ने अटैक किए हैं वो सुपरफिशियल हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का जो प्रस्ताव है उसको ठुकराया है और ईरान ने ये साफ और वाज़ेह कर दिया है कि साहब अगर इस तरह के हमले हुए या उसके जो मतलब चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स हो, चाहे वो उनके इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशंस हो या उनके और जो स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, अगर उन पे अटैक हुआ तो ईरान गुरेज नहीं करेगा। वो कह रहा है कि साहब मैं पूरे खाड़ी के देशों में अंधकार मचा दूंगा। और जिस तरह से ईरान और मतलब ताकतवर होकर उभर रहा है, जिस तरह से वो स्ट्रेटेजिक मूव कर रहा है, देखिए ईरान इज फाइटिंग ए वॉर ऑफ अट्रिशन। वो बिल्कुल मतलब उस इंटेंसिटी से नहीं लड़ रहा है कि साहब वो अपना सारा जो असला है मतलब उसका जो वॉर है, क्योंकि युद्ध में दो तरह की चीज होती हैं, एक इंटेंस रेट, एक होती है नॉर्मल रेट। तो ईरान नॉर्मल रेट पे अपने वॉर को मतलब ले जा रहा है और अपने जो असेट्स हैं, साइन्यूज ऑफ वॉर है, उनको कमिट कर रहा है। तो ये एक बड़ा मतलब सोची और समझी रणनीति के हिसाब से वो कर रहे हैं। अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि जो ईरान कह रहा है वो कर देगा। और अगर देखिए वैसे भी 22% करीब जो आपकी एनर्जी के सप्लाई चेन थे वो श्रिंक हो गए हैं। तो वैसे ही पूरे विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस सरफेस होती जा रही है। अगर उसने और भी इस तरह के जो खाड़ी के देशों के जो इंस्टॉलेशंस है उन पे अटैक किया तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसी चिंता हो जाएगी, और खासकर खाड़ी के देशों के लिए, क्योंकि यूएई को छोड़ के बाकी के देशों पे केवल तेल है और उसके अलावा उनके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है। तो ईरान बिल्कुल इस बार अमेरिका को घुटनों पे लाके खड़े कर देगा। रही बात अमेरिका की कि साहब हम पहली बात उन्होंने कहा था कि पांच दिन तक हम कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद बदस्तूर अटैक होते रहे। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से अमेरिका पे यकीन नहीं किया जा सकता, और ईरान इस बात को जानता है। ईरान बिल्कुल कतई अमेरिका के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि भाई उसके जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं या जो बेसिस हैं, अभी देखिए 82 जो एयरबोर्न डिवीजन है उसको मूव किया हुआ है। लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए तो उसकी कैजुअलिटीज इतनी होंगी कि अमेरिका उनका जवाब अपने होमलैंड पे नहीं दे पाएगा। तो ये देखिए ईरान ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का कहना है कि साहब मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी। एयरफोर्स तो थी नहीं, उनकी पहले से ही खत्म थी। नेवी बहुत एक छोटा कंपोनेंट था। मेन मसला न्यूक्लियर लीक का है सर। आई टेक योर पॉइंट सर, आई टेक योर पॉइंट। संजीव सर, पता नहीं जैसे कि ईरान कभी हमला नहीं करे, अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, ये वाली नैरेटिव बहुत चल रहे थे, हो गया। अब ये नैरेटिव चल रहा है पिछले 3 दिन से, कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं है, कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। आप तो बहुत डेप्थ से मॉनिटर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को, आपको भी लगता है सर इतने बड़े हमले के बाद कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है वहां पे? देखिए जिसको कहते हैं कि एज ऑफ टुडे, आज की डेट में, तो मैं ऐसा अभी कोई क्रेडिबल जो एविडेंस नहीं देखता कि जिसके के आधार पर कहा जा सके कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल का जो रेडिएशन है वहां पर हुआ है, कोई न्यूक्लियर मटेरियल अंडर डायरेक्ट अटैक आया है। और आईएईए की तरफ से भी ये जो वार्निंग्स अवश्य दी जा रही हैं। मैं अभी कुवैत के भी सरकार की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसको भी देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने एक रेडिएशन की बात कही है कि ऐसा हो सकता है, और इसके लिए वो नागरिकों को अलर्ट करने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक अभी इस वक्त तक कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोई रेडिएशन वहां पर हुआ है।
और नागरिकों को एक आपातकालीन स्थिति में आना चाहिए, जैसा कि अनेक ऐसी रेडिएशन की जो घटनाएं हैं वो हुई। चेरनोबिल की घटना, जापान में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद जो वहां पर घटना सामने आई थी, तो एक्सीडेंट्स तो हुए हैं और इस तरीके के एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अनेक तरीके के जो सतर्कता के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बना करके रखे जाते हैं। अभी दत्ता साहब बैठे हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से न्यूक्लियर के सेक्टर का करना है, न्यूक्लियर रेडिएशन से संबंधित करना है, वो पूरे विश्व के सभी जो राष्ट्र हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाते हैं, सभी इसको फॉलो भी करते हैं। सबके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होते हैं और जिसको कि समय समय पर एक्सरसाइज भी किया जाता है। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है वो निसंदेह चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो किसी तरीके से वो एक्चुअलाइज ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये खतरा सामने आ जाए। इसको लेकर के महाशक्तियों को और जो भी वॉरिंग साइट्स हैं उनको बहुत ध्यान में रखना होगा। और अभी आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो पिछले जून में जो यह 3 न्यूक्लियर ठिकानों को जो हिट किया था, एस्फहान, जो फोर्डो और नतांज, इसको जाहिर है कि इसके ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने अपने जो बंकर बस्टर बम्स GBU-57 बम जरूर गिराए थे, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर कोई भी रेडिएशन वहां नहीं हुआ। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं और जो कि मैं पहला कारण ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, वो ये कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को गवर्न करने वाली जो वहाँ की अथॉरिटीज थी, ईरान का जो पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट था, उसने पहले ही वहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है वहां से हटा दिया था और वहां पर उनको इस बात की आशंका थी कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है। तो इस तरीके के पॉसिबिलिटीज लगातार बन रही थी।